हाय बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का जो थोड़ा बहुत बेसिक रह गया था उसको कंप्लीट पूरी तरीके से अब मैं करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बेसिक्स इन केमिकल काइनेटिक्स, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। आज आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एक रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना जेड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, सी से जेड बना। अरे बाप रे, इतने सारे स्टेप्स, बना जेड ही। तो अगर कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन एक ही स्टेप में होती हो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और अगर बहुत सारे स्टेप्स में हो रही हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रिएक्शन की स्पीड जानने में कि यार रिएक्शन की स्पीड क्या चल रही है। क्योंकि अगर रिएक्शन की स्पीड पता नहीं चलेगी तो फिर आप बच्चा बता नहीं पाएगा कि भाई रिएक्शन कितनी देर में हो जाएगी। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, जो भी रिएक्शन चल रही है, जितने स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इनमें सबसे स्लो स्टेप जो होगा, जो सबसे धीमी स्पीड से हो रहा होगा, जो सबसे स्लोएस्ट होगा नहीं, उसको सेलेक्ट करना। जैसे ए से बी फास्ट बना, बी से सी स्लो बना, सी से डी फास्ट फास्ट। ये जो स्टेप था स्लो, इसी को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यही रेट को डिटरमाइन करता है। ठीक, इसी का यूज़ करके हम बताते हैं कि रिएक्शन इतनी देर से, सॉरी, इतनी जल्दी हो जाएगी। तो रिएक्शन का रेट बताने के लिए, रिएक्शन को बताने के लिए कितनी देर में हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड पता होनी ज़रूरी है। और रिएक्शन की स्पीड या रेट रिएक्शन के सबसे स्लोवेस्ट स्टेप में छुपा होता है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ये एक रिएक्शन चल रही, ए ने बी से रिएक्शन की, ई बन गया। जो ई बना उसने अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, एफ बन गया। एफ से एच ने रिएक्शन, एफ ने एच के साथ रिएक्शन कर ली, जेड बन गया। ये रिएक्शन पूरी 3 स्टेप में हुई, जेड ही बना। तो इसमें ये स्टेप स्लो था, ये फास्ट था, ये फास्ट था। अब आपसे पूछा गया कि इस स्टेप की मोलिकुलरिटी क्या है, सॉरी, इस पूरी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, या स्टेप का ही पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप की मोलिकुलरिटी बताओ। अब मेरे से सवाल मत करना कि मोलिकुलरिटी क्यों होते, क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसकी बात मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, उसको देख लेना पहले। इस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट हैं, तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, 2 ही होगी। और इस रिएक्शन का, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, याद रखना। जो भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो तो उस रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाने के लिए आपको उस स्टेप में जाना है जो सबसे स्लो हो, और उस स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जितनी भी मोलिकुलरिटी होती है उसी के बोला जाता है ऑर्डर। तो मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। कब? स्लोएस्ट स्टेप के लिए। कभी इसमें ऑर्डर ढूंढते फिरो, इसका ऑर्डर 2 है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है पूरी रिएक्शन की। भाई एक बात तो आप दिमाग लगा लो, जो स्लोएस्ट स्टेप है ना वो सबसे काम का है। उसमें जितने रिएक्टेंट होंगे उसकी मोलिकुलरिटी होगी, जितने ऑर्डर होगा, जो जितने भी रिएक्टेंट होंगे वही उसकी ऑर्डर भी बन जाएगा। अब मोलिकुलरिटी और ऑर्डर मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर इस चीज़ को समझा दिया। ठीक, टेंशन वाली बात, ये रिएक्शन ऐसे देखा जाए, ये ए ने बी से रिएक्शन की, ई बन गया। ई अगले स्टेप में फिर से रिएक्शन कर गया ए के साथ, ये जे बन गया। इसका मतलब ए क्या था, एक्सेस में था, ज़्यादा लिया गया था इसको, ये एक्सेस में था, अधिकता थी इसकी। तो ए ने बी से रिएक्शन की, ई बन गया। जो ए बच गया उसने फिर से रिएक्शन कर ली ई के साथ, और क्या बनाया, जे। ऐसी रिएक्शन से थोड़ा सा अलर्ट रहना। इस पूरी रिएक्शन से मुझे पता लग रहा है कि ए एक्सेस में है। जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, बचने के बाद अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस पर रिएक्शन कभी भी डिपेंड नहीं करती। ये भी मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था। तो इस पूरे के पूरे 2 स्टेप में ऑफ कोर्स ये स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि भाई स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर जितने आपको रिएक्टेंट मिलेंगे वो इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी, वही ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन अप्लाई कर दी गई है, अगर कोई रिएक्टेंट बचा हुआ अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो इस पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल कर आएगा, जो पूरी रिएक्शन की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ बी पर है। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ज़्यादा है और ऑर्डर क्या है, एक है। मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन पूरी रिएक्शन का ऑर्डर सिर्फ ये बयान करेगा, ये बताएगा क्यों, क्योंकि ये कम है, अमाउंट इसकी क्या है, कम। मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि 2 रिएक्टेंट में से जब कोई एक एक्सेस में होता है तो ऑर्डर फिर उसके इक्वल होता है जो कम है। ठीक, आपको समझ में आई? तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर कितना है, 1। और ऊपर क्या था, ऑफ कोर्स मैंने स्लोएस्ट स्टेप लिया था, लेकिन जितनी मोलिकुलरिटी थी उतना ही ऑर्डर था। क्यों? क्योंकि ए बी में से कुछ नहीं बचा था, अगली रिएक्शन में कोई इसकी हिस्सेदारी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ ए बचकर अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ में आई बात?
अब है नई हेडिंग हाफ लाइफ। देखिए आपके पास एक रिएक्टेंट था, उसकी अमाउंट 10 ग्राम थी, आपने रिएक्शन चलने दी, वो बेचारा 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गया। क्यों? क्योंकि ए को काहे में कन्वर्ट होना था, प्रोडक्ट में। तो बेचारा 10 ग्राम में से 5 में तो इसमें कन्वर्ट हो गया और 5 ही रह गया। तो बेचारा 10 से क्या हो गया, हाफ नहीं रह गया, हाफ रह गया ना, लेकिन कितना टाइम में, 2 मिनट में। तो इस टाइम को जिसमें ये सब्सटेंस यानी ए अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह गया, यानी 10 से कितना रह गया, 5। अगर मैं यहाँ 20 लेता तो फिर 10 देखता कि भाई 20 से 10 तक कितना टाइम लगा। 30 लेता तो मैं कितना देखता, 15। यानी कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट में से आधा जितने टाइम में रह जाता है उसी तो बोलते हैं हाफ लाइफ। अरे यार, इसका तो नाम भी बता रहा, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। ठीक है, द टाइम इन विच अ रिएक्टेंट remains half of its initial concentration is known as half life and it is indicated by t half। बड़ा इजी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कभी आप इसको टाइम में ख़राब करते हो। ठीक है, तो ये टी हाफ, इसकी हाफ लाइफ की मैंने डेफिनेशन दे दी। टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप होता है। इस फॉर्मूले का आप लोग याद रखें, बड़ा काम का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक, ये के है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अगर मैंने बोल दिया ना तो ये पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये टी हाफ इसके साथ तभी रिलेशन रखेगा जब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी। टी हाफ बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, अगला टॉपिक ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को जितनी भी चीज़ें असर डालती हैं, अफेक्ट करती हैं, वो सारे फैक्टर मुझे एक्सप्लेन करने हैं। जाहिर सी बात है, उनमें सबसे पहला कौन सा आएगा, कंसंट्रेशन। आप अगर कोई रिएक्शन करा रहे हो ए प्लस बी तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये रिएक्शन जब तक चल रही, जब तक ए और बी हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन ख़त्म होते ही ये रिएक्शन चलनी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है, ए की और बी के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के बीतने के साथ साथ ए और बी कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ में, प्रोडक्ट में। ये ख़त्म होते चले जाते हैं और रिएक्शन की स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, तो उसके पास रास्ता आपके पास क्या बचता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो आपको पहला फैक्टर पता लगा। उसके बाद है सरफेस एरिया। याद रखिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आप लोगे ना, एक तो सरफेस एरिया क्या होता है कि रिएक्शन को कराने के लिए आपने जितना एरिया प्रोवाइड कराया। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बाउल है और एक प्लेट है, आपने इसके अंदर भी पानी डाल दिया और इसके अंदर भी पानी डाल दिया। ठीक, गर्म करो। तो पहले गर्म कौन सा होगा, ये वाला पानी गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसको बहुत सारा सरफेस मिल रहा है गर्म होने के लिए। तो इसमें रिएक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट या जो कोई चीज़ इसके अंदर आप घोलना चाहोगे बहुत तेज़ी के साथ घुल जाएगी, क्योंकि पूरे पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ जल्दी हो चुका। लेकिन यहाँ टेम्परेचर पहले नीचे का गर्म होगा, फिर ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का। तो यहाँ टाइम लगेगा। तो जितना सरफेस एरिया आप दोगे किसी रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्शन उतनी ही तेज़ होगी। तो समझ में आया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन ये करते ज़रूर है। मतलब रिएक्शन की स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम इनका है। बात समझ में आ गई? नहीं तो कैटलिस्ट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद है लाइट। लाइट भी असर डालती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, लेकिन शर्त है आपकी रिएक्शन जो चल रही है, जिसके ऊपर बात कर रहे हो, वो लाइट डिपेंडेंट होनी चाहिए, लाइट के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। अगर लाइट पर डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है तो लाइट का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सबसे टॉप का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, तो लाइट होने ना होने से उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन लाइट सारी रिएक्शन पर फ़र्क नहीं डालती। ये कंडीशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइट पूरी की पूरी जितनी भी दुनिया की सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन है उनके ऊपर अपना इफेक्ट डालेगी। उसके बाद है प्रेशर। लाइट की तरह इसका भी एक अपना फैक्ट है कि प्रेशर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, लेकिन शर्त है कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट या जो भी आपने लिया हुआ है सब के सब ये होने चाहिए गैशियस फेज़ में। अगर वो गैशियस फेज़ में नहीं है तो प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, प्रेशर कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर को कंप्रेस करने का, सॉरी, गैस को कंप्रेस करने का काम सिर्फ प्रेशर का ही होता है। गैस जब कंप्रेस हो जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैशियस सिस्टम के लिए ही है। अदरवाइज अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड फेज़ में है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है टेम्परेचर। सब बच्चे को मालूम है कि ठंडे पानी में चीनी जल्दी घुलती है या गर्म के अंदर, तो गर्म के अंदर घुलती है ना, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक साइंटिस्ट आया, उसने रिएक्शन चलाई कि ए से बना प्रोडक्ट और फिर ए से बना प्रोडक्ट। यार जो ए से प्रोडक्ट बन रहा था, ये वाली रिएक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस पर करा रहा था और मेरे कम से कम 10 मिनट्स लग गए। बहुत अच्छी बात है। मैंने यही रिएक्शन फिर दोबारा चला दी और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया था। यानी सिर्फ मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया था, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पर मैंने देखा कि ये रिएक्शन जो पहले 10 मिनट में हो रही थी, इसका मतलब वो कितने में हो रही थी, अब 5 मिनट में।
इसका मतलब ये हो गया कि उस रिएक्शन की जो स्पीड थी वो डबल हो गई भाई, तभी तो टाइम आधा लगा। तो रिएक्शन की स्पीड एकदम डबल हो गई सिर्फ क्या करने पर, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। ये बात फिर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी रिएक्शन थी सब पर वैलिड हुई कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है और आपने सिर्फ उसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी और जितना टाइम आपका लग रहा था आधा टाइम लगेगा। इस बात को नोट करने वाला साइंटिस्ट था मोहम्मद सुहेल मतलब ये आर इनस साइंटिस्ट था। इसने फिर अपनी एक इक्वेशन भी दी थी जिसको नाम दिया गया आर इनस इक्वेशन। इसी साइंटिस्ट ने नोट की थी वो बात जो मैंने आपको बताई कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पर रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है और टाइम आधा लगता है। इसने जो इक्वेशन दी थी वो ये है के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी वीडियो आप लोग देख लेना, कॉलेजन थ्योरी मैंने बना रखी है, काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की तीसरी वीडियो है। एक बेसिक है, एक कॉलेजन थ्योरी है और एक ये वाली है जिसमें इस चैप्टर को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये है रेट कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर, ये है गैस कांस्टेंट, ये है एक्टिवेशन एनर्जी और ये है एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक, जिसकी पावर लगी होती है, एक्सपोनेंट लगी होती है, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इससे पहले क्या लगा हुआ है, ए। जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होते हैं, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले क्या लगा हुआ है, ये इसको बोलूँगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो आप लोगों को इसके अंदर सब कुछ समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस नाम से फेमस है, आरएनएस इक्वेशन। बुक्स के अंदर इसकी अलग अलग फॉर्म दी गई हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, लॉग के फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो भाई, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लॉग का फॉर्मूला लिख लेना, log m इंटू एन। एम की मल्टीप्लाई एन से हो रही है, उससे पहले एन लॉग लग रहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कर देना प्लस में बन जाती है, log m प्लस log n मल्टीप्लाई। और अगर log m डिवाइडेड बाई n कर दूँ, अगर यानी कोई चीज़ डिवाइड करने में आ रही तो ऐसे बन जाएगा log m माइनस log n। यहाँ कोई नंबर मिलेगी आपको, फिलहाल तो m और n से काम चला रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो प्लस बना देना, डिवाइड करो तो माइनस कर देना। log m रेज टू द पावर n, अगर कोई चीज़ पावर में आ रही है तो वो log के इधर चली जाती है, ये बन जाता है n log m। ये फॉर्मूले हैं log के, आपको पता होने चाहिए। log e इज इक्वल टू log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपको पता होना। ये 4 के 4 फॉर्मूले हैं, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इसको लिख लिया हो, तो फिर मैं आपको जब डेरिवेशन दिखाऊंगा अपने कॉपी पेन मतलब कॉपी के अंदर जो आपने लिख दिया उसको देखते रहना, ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये मुझे लॉग के फॉर्मूले आपको बताने थे। आ जाओ भाई, फिर से अभी आप क्या करोगे, इसकी दोनों साइड में लोग लो, लोग इधर भी और लोग इधर भी। जब आप इधर लोग लोगे तो ए इंटू ई हो रहा ना, और जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है वो क्या बन जाती है, प्लस में बन जाती है। देखो, लोग के लिख दिया और लोग ए प्लस लोग ई रेज टू द पावर माइनस ई है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बीच में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, लोग ई, इसकी पावर कुछ लगी हुई है, मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर लगी होती है वो इस साइड आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, लोग के इज इक्वल टू लोग ए, ये इधर आ जाएगी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और क्या रह जाएगा, लोग ई की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर आपने नोट कर लिया हो तो, या फिर आपकी याददाश्त अच्छी हो तो वीडियो को पीछे ले जाना, लोग ई की वैल्यू 1 बताई थी मैंने। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, वो थोड़ा सा फ़ोन हिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन आर टी। सपोज करो कि एक टेम्परेचर T1 लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी K1 नहीं हो जाएगा, T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। इसी तरीके से इक्वेशन और मैंने निकाल दी, यही सेम लिख दी, बस यहाँ T2 कर दिया। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पर K1 है और ये T2 टेम्परेचर पर K2 है। क्यों, क्योंकि आर ने बताया था कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। इस वजह से मैंने आपको बोल दिया था कि T1 पर ये रिएक्शन, T2 पर ये रिएक्शन का कॉन्स्टेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जब आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो लोग K2 माइनस लोग K1 नहीं हो जाने का। और ये फॉर्मूला भी बताया था मैं आपको, लोग K2 अपॉन K1, कि लोग के बराबर में कोई चीज़ आ रही हो, डिवाइड कर रही हो तो माइनस कर दी जाती है, माइनस ही तो आप जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो लोग K2 माइनस लोग K1 हो जाएगा, आपके पास ये निकल कर आएगा। तो ये बहुत लंबा डेरिवेशन है, मैं आपको कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको हिंट दे दूँ कि जब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये निकल कर आएगी, लोग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 T2। तो आपके पास जो निकल कर आया ना वो ये T2 है, T1 T2। इस पूरी इक्वेशन को आरएनए इक्वेशन बोला जाता है। अगर कोई रिएक्शन दो अलग अलग टेम्परेचर पर चल रही हो तब है ये, और अगर कोई एक रिएक्शन एक ही टेम्परेचर पर चल रही है फिर ये वाली है रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन। इसमें आप लोग ये 1 हटा देना, लोग के इज इक्वल टू दिस इज, जो मैंने आपको बकवास पढ़ाई थी। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली इक्वेशन, इसको याद कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल आता है।
कैसे आएगा अपने टीचर से पूछ लेना। एक ये वाली जो थोड़ी सी नॉर्मलाइज़ कर दी गई, ठीक, और एक ये वाली जिसमें आपको 2 अलग-अलग टेम्परेचर दिए गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नस्ट इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सर में दर्द हुआ होगा और आपकी समझ में नहीं आई होगी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे भी नहीं कि आप लोगों को वीडियो बेकार लगी। लेकिन मैं फिर भी आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।